नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल भरे दिन आ चुके हैं। जी हां, सही आप सुन रहे हैं, बीजेपी के लिए बिहार में मुश्किल भरे दिन आ चुके हैं। नीतीश कुमार से कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं संभल रही है। राजधानी पटना में ही सरेआम गोलियां चलाकर जान लेने के मामले सामने आ रहे हैं, आपने देखा ही। वहीं पूर्णिया में एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों को जलाकर मारने की घटना सामने आई तो आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन विक्रांत भूरिया फौरन वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार से राहुल गांधी की बात करवाई। इधर तेजस्वी यादव भी बढ़ते अपराधों पर तो एनडीए सरकार को घेर ही रहे हैं, उसके साथ साथ चुनाव आयोग पर भी तेजस्वी के हमले तेज हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज एक नया दावा किया है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन जो है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं। हालांकि इस दावे का कोई ठोस आधार आयोग ने पेश नहीं किया है। आयोग यानी चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि 6 जुलाई 2025 तक 80.11% मतदाताओं यानी लगभग 6 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो जमा कर दिए हैं और 4 करोड़ 66 लाख फॉर्म्स को ECI नेट सॉफ्टवेयर में डिजिटाइज किया जा चुका है। लेकिन इन दावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग ने अभी तक कोई ठोस आंकड़ा या सबूत सार्वजनिक नहीं किया है कि कितने लोगों को इन देशों से संबंधित पाया गया है। केवल सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी बिना आधिकारिक पुष्टि के संदेह पैदा करती है, यह आप भी जानते हैं। सवाल यह है कि जब इन लोगों के पास आधार, चुनाव आयोग द्वारा दिया गया वोटर कार्ड और सरकारी राशन कार्ड है, तो फिर किस आधार पर चुनाव आयोग इन्हें विदेशी नागरिक कह रहा है, या विदेशी नागरिक इन्हें किस आधार पर कहा जा सकता है? कैसे चुनाव आयोग या सूत्रों के आधार पर जो मीडिया में खबर चल रही है, कैसे ये सूत्र बता रहे हैं कि ये इसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से हैं? बिहार की नेपाल के साथ लंबी और खुली सीमा होती है, आप जानते हैं, जिसके कारण वहाँ नेपाली मूल के लोगों का होना स्वाभाविक है, सामान्य बात है। इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य देशों से आए कथित शरणार्थियों के पास आधार कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, जिससे उनकी पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये दावा कि बड़ी संख्या में लोग इन देशों से हैं, ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा लगता है। आपको बता दूं कि 28 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और 21 जुलाई तक चुनाव आयोग को हलफनामा देना है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश लगती है। वहीं तेजस्वी यादव ने तो आज सूत्रों के हवाले से दी जा रही खबर की धज्जियां उड़ाते हुए इन सूत्रों को मूत्र तक कह दिया। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तो सुन लिया आपने, यहां तेजस्वी यादव काफी नाराज लेकिन अपने अंदाज में, अपने पिता के अंदाज में बात करते हुए थोड़ा वो छवि यहां दिखाई दे रही है। सूत्र नहीं बल्कि वे लोग मूत्र हैं, वेस्ट हैं। वेस्ट को जैसे बाहर कर दिया जाता है वैसे हैं, ये कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी का यह घेराव बता रहा है कि इस बार विपक्ष पूरी तरह आर पार करने वाला है। वहीं मोदी अब बिहार के साथ महाराष्ट्र में बढ़ती चुनौती को समझ रहे हैं। आज ही उज्जवल निकम को राज्यसभा सदस्य के तौर पर नामित करने के पीछे यही देखा जा रहा है कि मोदी किसी तरह BMC चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाने की कोशिश में हैं, ताकि ठाकरे बंधुओं का मुकाबला वो कर सके। वैसे लोकसभा चुनाव में उज्जवल निकम को जनता ने नकार दिया था। उज्जवल निकम कौन है आप जानते हैं? उज्जवल निकम वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं और जब 26/11 की घटना घटी थी, उसमें कसाब के खिलाफ वो केस लड़ रहे थे। कसाब जो पाकिस्तानी नागरिक पकड़ाया था, बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया था और कसाब को जेल में बिरयानी खिलाने वाला झूठ बोलने का कन्फेशन भी उज्जवल निकम खुद कर चुके हैं। आपको याद ये भी होगा, जो साथी उस जमाने में आज से 15 साल पहले
15 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका, और जो इस केस को फॉलो कर रहे होंगे उसमें आपने सुना होगा कि ये सरकार जो है, यानी उस समय सरकार थी मनमोहन सिंह की, ये सरकार बिरयानी खिला रही है। लेकिन बाद में उज्ज्वल निकम ने कहा था, कन्फेस किया था कि मैं झूठ बोल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ देश में उस कसाब के खिलाफ माहौल बनाने के लिए मैंने ऐसी बात कही थी। लेकिन आज उसी झूठे उज्ज्वल निकम को राज्यसभा भेजकर क्या बीजेपी का मकसद पूरा होगा, यह देखना होगा। क्योंकि उन्होंने झूठ कबूला है, इसलिए मैं ये झूठ वर्ड उनके साथ चस्पा कर रहा हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, साफ गोई के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके इस कबूलनामे को आपके सामने पेश कर सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं। इधर चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने बिहार की तरह ही अगले महीने अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण ऑल इंडिया लेवल पर एसआईआर की संभावित शुरुआत के लिए राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। यह भी सूत्रों के हिसाब से खबर आई है, लेकिन जिन अखबारों में खबर आई है, जैसे हिंदू जैसे अखबार में खबर आई है, तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है। ये उन अखबारों में नहीं है जिन अखबारों को और जिन मीडिया में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इनसे आए हुए लोग बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुनाव आयोग की कोई विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, मीडिया के लोग ऐसा पूछ रहे थे तेजस्वी यादव से, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा ये कौन सूत्र हैं, ऐसे सूत्रों को मैं मूत्र कहता हूं। खैर, भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि वो अंततः पूरे भारत में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा करेगा, ताकि विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें हटाया जा सके। यानी साफ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग अपने दायरे से 2 कदम आगे बढ़कर नागरिकता जांच पर केंद्रित होना चाह रहा है। और इसी बात को चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी बताया है। अभी अभी आपने देखा होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के मसले पर 4 अलग अलग पूर्व सीजेआई को बुलाया गया था, और उनमें से सब ने यही कहा है, एक सुर में कहा है, जबकि सब ने अलग अलग समय में, लेकिन एक बात सब ने रिपीट की है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी छूट, खुली छूट देना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को कमजोर करना होगा। क्या भारत सरकार इस बात को मानेगी? तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि सत्ता पर आने और फिर बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने वाले मोदी बिहार और महाराष्ट्र में किन पैतरों को आजमाएंगे, और इन सब के बीच चुनाव आयोग आखिर किन पैतरों के साथ नरेंद्र मोदी का साथ देता हुआ नजर आता है, बीजेपी का साथ देता हुआ नजर आता है। लेकिन बीजेपी का खेल कैसे खराब हो रहा है उधर बिहार में, और कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नया दांव काम कर रहा है, यह सब जानने की कोशिश करते हैं इस चर्चा के दौरान, इस न्यूज पॉइंट में। आइए आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनको स्क्रीन पर ले आते हैं। और देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, रोज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चुनाव आयोग अब थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ ये सूत्रों के आधार पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और सूत्र को क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव आपने देख लिया, और क्यों ना कहें, ये बात भी है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपना दायरा जिस ढंग से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अभी 28 तारीख दूर नहीं है, 28 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, और अभिषेक मनु सिंघवी जो एक नहीं बल्कि 5-5 केस इसी मसले पर लड़ रहे हैं, 5-5 अलग अलग याचिकाओं के केस लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि केस को खोला ही नहीं है अभी तो हमने सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की डिमांड रखी है, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें राशन कार्ड है, और एपिक कार्ड है, यानी वोटर आईडी कार्ड है। इन 3 की बात की है, उसके अलावा भी कोई बात नहीं की है। 28 तारीख के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ और बात होगी, पूरा फंसा के रख देंगे चुनाव आयोग को, यह दिखता है। तो थोड़ा यहीं से शुरुआत करें। सूत्र, चुनाव आयोग और बिहार में जो हो रहा है, जंगल राज, 20 साल पुरानी बात करने की कोशिश करते करते यहाँ रोज कोई ना कोई मर्डर हो रहा है, किसी न किसी की हत्या हो रही है, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लूटपाट मची हुई है। ये है बिहार। प्रशांत जी।
जी, जो बिहार में हो रहा है, अभी समीर जी भी हमारे सहयोगी वहाँ गए थे, उन्होंने भी देखा, ज़मीनी सच्चाई हमने देखी, दूसरे मीडिया पे दिखा रहे हैं ज़मीनी सच्चाई। जो ज़मीनी सच्चाई दिखाई दे रही है वहाँ पे, वो किसी सरकारी विभाग के कामकाज की तैयारी नहीं दिखती है। सरकारी काम इस तरीके से नहीं होता है। अभी हमने पिछले 1.5 साल पहले बिहार का हमने जातिवार सर्वेक्षण भी देखा है, 2022-2023 में जो हुआ, और उसमें देखा कितना स्मूथली वो काम चला है। उसमें तेजस्वी यादव भी जब उप मुख्यमंत्री थे, तो वो सरकारी काम जब होता है राजीव जी, तो बहुत ही सुचारू ढंग से चलता है जी। ये जो जिस तरीके से आनन फानन में हो रहा है, फॉर्म बांटे जा रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं 2 फॉर्म, लोगों को 2 फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि केवल नाम लिखा हुआ है और वो फॉर्म जमा हो जा रहे हैं, वो पता नहीं अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन जो आशंका थी वो सही साबित हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियों ने आशंका व्यक्त की थी, वो भी सही साबित हो रही है कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है बहुत जल्दबाजी में, और इसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, कोई एक ऐसा उद्देश्य है जो छुपा हुआ है, और उसको अंजाम देने में वो चुनाव आयोग लगा हुआ है। जिस तरीके की अफरा तफरी है बिहार में, और इस तरीके की अफरा तफरी की आवश्यकता नहीं थी। जब आप फरवरी में एक चुनाव वोटर लिस्ट पब्लिश कर चुके थे, तो उसमें एडिशन अपडेशन के लिए इतनी अफरा तफरी की आवश्यकता नहीं थी। तो अफरा तफरी की आवश्यकता क्यों हुई है? कहीं कोई पैनिक हुआ है, और उस पैनिक में ये काम हो रहा है। बहुत साफ संकेत दिखाई देते हैं कि इसमें चुनाव आयोग के पीछे भी कोई है, जिस प्रोजेक्ट को ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि जिस तैयारी के साथ सरकारी विभाग उतरते हैं, वो तैयारी दिखाई नहीं दे रही है, और उस पूरे प्रोग्राम की शुचिता, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ही संदेहास्पद है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई, हम लोग भी लगातार इसको सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बात जो और चिंताजनक बात है कि इसी की तर्ज पर जो खबरें आज के अखबारों में आई हैं, 2 बड़े अंग्रेजी अखबारों में खबरें आई हैं कि पूरे देश भर के सीईओज को आदेश दिए गए हैं कि आप भी तैयारी करें इसी तरह। तो ये कोई एक तरीका है जो कि निकाल लिया गया है, और बहुत लंबे समय से राजीव जी 2-2.5 साल से हम लोग इसी न्यूज़ पॉइंट पे और डीबी लाइव के तमाम प्लेटफॉर्म पे बात लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ ईवीएम नहीं, गड़बड़ी इलेक्टोरल रोल में है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियों को हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद वो बात दिखाई दी, किस तरीके से परसेंटेज बढ़ रहा है, जिस तरीके से नए वोटर बढ़ रहे हैं। तो इलेक्टोरल रोल का मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी ने तरीका लगता है निकाल लिया है, और वो तरीका पूरे देश में लागू करना जा रहे हैं। ये उसकी मूल एक इंटेंट दिखाई देता है, और इसीलिए अभी आप देखिए कि एक और खबर आपको बताते हैं जी, और मैं इस पे लगातार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को इलेक्शन कमीशन मान लेगा, ये मुझे अभी लगता नहीं है। अब उनकी तरफ से खबर ये आ रही है कि वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि जवाब क्या दिया जाए। लीगल एडवाइस की क्या जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो लीगल एडवाइस ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को नहीं मानना है, और जवाब क्या देना है इसकी लीगल एडवाइस आप ले रहे हैं। जी। सुझाव सुप्रीम कोर्ट के मानने हो तो उसमें लीगल एडवाइस की क्या जरूरत है? उसमें किसी कानूनी सलाह की क्या जरूरत है? वो सब आपके पास दशकों का पैटर्न है कि इलेक्टोरल रोल कैसे बनते हैं। जी। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है। आप उस दशकों पुरानी प्रक्रिया से अलग हटके कुछ नया करना चाह रहे हैं, और वो नया पुख्ता नहीं है। वो नए में बहुत से नाम कट जाएंगे, बहुत से फर्जी नाम आ जाएंगे, और जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे दस्तावेज को चुनाव आयोग ने मना किया है
जिसकी डिजिटल ट्रैकिंग हो सकती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट की डिजिटल ट्रैकिंग नहीं हो सकती है। एपिक की यानी वोटर आईडी कार्ड की चुनाव आयोग की डिजिटल ट्रैकिंग हो सकती है, आधार की हो डिजिटल सकती है। ट्रैकिंग हो सकती है। तो ये क्या बड़े सारे मतदाता हटाए या नए जोड़े जा रहे हैं जिनको ट्रैक न किया जा सके? ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत चिंता की बात है। और जैसा तेजस्वी ने कहा कि सूत्र चला रहे हैं कि ये सूत्र खबरों से डिफ्लेक्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने का काम ये गोदी मीडिया करता है। ये वही गोदी मीडिया, बिल्कुल सही कहा तेजस्वी यादव ने, जो लाहौर को, इस्लामाबाद को कब्जा कर रहे थे, जो पाकिस्तान के जनरल को उन्होंने गिरफ्तार भी करवा दिया था, तख्ता पलट करवा दिया था, पता नहीं क्या करा दिया था एक रात में ही। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि 15% समय सेनाओं का इसमें गया कि फेक न्यूज को कैसे डील किया जाए। तो इस मीडिया के बारे में क्या कहना कि जो चला रहे हैं। और विदेशी नागरिक हैं तो विदेशी नागरिकों को आप पकड़ें जी। आपके पास पुलिस है, आपके पास विदेशी नागरिकों का जिम्मेदारी हो गृह मंत्रालय की है। आप उनकी शिनाख्त करें, उनको पकड़ें, उनको निकालें वोटर लिस्ट से, या जो भी करना हो करें। आप पूरे बिहार को क्यों सजा दे रहे हैं कि लोग काम धाम छोड़ के, खेत खलियान के काम छोड़ के, फसलों की रुपाई का समय छोड़ के, और वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में पूरा बिहार लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही पैनिक सिचुएशन है बीजेपी के लिए। और इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पे काम करता है, कैसे काम करता है, निष्पक्ष कहना इसको जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, कई टिप्पणियां आई हैं इलेक्शन कमीशन के कामकाज पे, इस बेंच से, इसकी पिछली बेंच से भी। और दूसरी बात की देखिए, इलेक्शन कमिश्नर्स के जो वो सिलेक्शन का जो आधार बनाया गया, उसका सीधा मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन सरकार का हिस्सा है। वही गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दो हैं वहां, और एक नेता प्रतिपक्ष हैं, और मेजॉरिटी से फैसला होना, तो क्या फैसला होगा। तो सही सी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर्स इस वक्त सरकार के चुने हुए लोग हैं, और जिसके चुने हुए लोग हैं उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव का, सरकार का हिस्सा है, और वही वो काम कर रहे हैं। अब बिहार में जो कानून व्यवस्था है, वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बिजनेसमैन की हत्या हो गई, बड़े बिजनेसमैन की सरेआम हत्या हो गई, पूरा लॉलेसनेस है वहाँ पे, सरकार नाम की चीज नहीं है। और लग रहा है कि सब अभी क्योंकि सरकार जाने वाली, तो बटोरने में लग गए हैं सब। अब बिहार की जनता को तय करना है कि इस इलेक्शन कमीशन क्या करे और बीजेपी क्या करे। जी बिल्कुल, ये बिहार की जनता को तय करना है कि इलेक्शन कमीशन का क्या करे, बीजेपी और एनडीए की सरकार का क्या करे। ये बिल्कुल सही, आप अब जनता के ऊपर ही ये सब कुछ छोड़ना होगा। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ जयशंकर जी आपके पास। पूरे सप्ताह आपने देख लिया क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होता रहा। इन सब के बीच उधर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कानून नाम की वहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में अब चुनाव सिर पे है। नीतीश बाबू के लिए कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है यहाँ पे। और जो अभी आपने सुना तेजस्वी यादव, क्या ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है तेजस्वी यादव का? कॉन्फिडेंस हो सकता है उनका होगा, मैं वो भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन बिहार का आज का जो सच है वो यही है कि भ्रष्टाचार आज चरम पर है। शायद इतना भ्रष्टाचार बिहार के इतिहास में कभी नहीं रहा होगा। हत्या, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस का काम अवैध शराब की बिक्री और रेत बालू ठेकों की से कमाई उगाही, इसके अलावा बिहार के पास, पुलिस के पास कोई काम नहीं रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री असहाय, लाचार दिखाई दे रहे हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं बताया जा रहा है।
पूरा का पूरा बिहार नौकरशाही के जरिए रन किया जा रहा है, या फिर भाजपा के लोग जो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं और जो सरकार में भी हैं वो लोग चला रहे हैं। इसको लेकर के जन असंतोष भी बहुत भयानक लेवल पर है। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उसको लेकर के लगता है कि बिहार में इस बार एनडीए की या भाजपा की दाल तो गलने वाली नहीं है। जो नीतीश कुमार का जनाधार है उसको भी लग रहा है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलेगा तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, तो हम लोग किसी भाजपाई को मुख्यमंत्री बनने क्यों देंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो मतलब सभी के जो जितने सो कार्ड ओपिनियन पोल्स कराते हैं, आरएसएस अपना खुद कराता है, बीजेपी ने कराया, फिर बाकी लोग भी जो कराते हैं, मीडिया के लोग भी अपने अपने ढंग से कराते हैं। हालांकि वो सब अल्टीमेटली भाजपा के पक्ष में ही जाते हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से भाजपा और एनडीए बहुत पीछे हो गया है। और इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम का जो गठबंधन, महागठबंधन है, ये काफ़ी आगे जा रहा है। तेजस्वी सबसे पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में उभर करके आ रहे हैं, ये बात सच है। तो अब इसकी काट के लिए क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया सकता है, इस पर बहुत मंथन के बाद इसमें चुनाव आयोग को माध्यम बनाने की कोशिश की गई है। चुनाव आयोग देखिए पहले से ही था, उसका नाम ही पड़ गया केचुआ। वो कब किधर चलेगा किधर नहीं जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और भाजपा का एक, हमने तो पिछली बार भी यही कहा था और अभी भी कह रहा हूँ मैं, कि वो एक आनुषंगिक संगठन बीजेपी का, एक तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रूप में वो काम कर रहा है। प्रशांत ने भी बताया कि कैसे जो सिलेक्शन का दौर है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते थे उसमें, तो उनको हटा करके एक कैबिनेट मिनिस्टर को बना दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जाहिर सी बात है 2-1 के फैसले से वही होगा जो सरकार चाहेगी। तो इसलिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा भाई। जो फ्री फेयर और ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए, वो ऑटोनमस तो अब रही नहीं गई है, वो तो सरकारी एक तरह से हो गया। और सरकार के डिक्टेशन पे ही चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। अब सूत्र की बात है, मतलब अगर कोई नेता बात करता है या कोई अखबार या टीवी या चैनल वाला या कोई भी, ये लोग करते हैं कि भाई सूत्र ये बताते हैं, तो बात थोड़ी बहुत लगती है। हालांकि अदालतों में सूत्र कोई माना नहीं जाता है। जो आप कह रहे हैं आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार आपकी, जिम्मेदारी जवाबदेही आप ही की होती है। लेकिन अगर ये लोग भी सूत्रों के हवाले से खबरें चलवाएंगे, भाई चुनाव आयोग को छिपाने की बात क्या हो सकती है, उसको बताने में दिक्कत क्या हो सकती है, उसको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर देशव्यापी ढंग से करना है ये मतदाता सूचियों का जो पुनरीक्षण या जो भी कराने की बात की जा रही है, SIR की बात कर रही हैं, तो आप डंके की चोट पे कहिए कि हाँ जी करा रहे हैं, जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो वैध नागरिक है वही मतदाता बन सकते हैं, लेकिन नागरिकता का प्रमाणन जो है वो तो चुनाव आयोग की जिम्मे नहीं है, वो तो गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय तय करता है कि कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है। और अगर देखिए सरकार और चुनाव आयोग अगर ईमानदार हैं राजीव जी, तो ये काम जनगणना जब शुरू हो रही है उसके बाद कर सकते थे आप। उसके बाद जो वोटर लिस्ट बनती उसमें आप तय पता करते नहीं करते। अब दूसरी बात है कि कब से सुन रहे हैं, मतलब कि विदेशी नागरिक, रोहिंग्या आ गए तो बांग्लादेशी आ गए, तो कौन कौन आ गए, कहाँ से आ गए, कोई आसमान से टपक के तो नहीं आए हैं, आए तो आपके बॉर्डर से ही हैं। और बॉर्डर की सुरक्षा हमारे BSF के पास है, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा 11 साल से आप ही की सरकार है, अटल जी की सरकार भी 5-6 साल रही, जनता पार्टी की सरकार भी रही, VP सिंह की भी सरकार रही, ये सारी सरकारें तो रही है ना अतीत में। तो कैसे लोग आते गए, कैसे लोग आकर के बसते चले गए, और आपने क्या किया। अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण मिलता है कि हाँ जी ये बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है या बर्मी है या कोई पाकिस्तानी है, जो भी है, अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण होता है तो कोई उसका विरोध नहीं करता। ठीक है, आप उसको निकाल बाहर करिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई। विदेशी नागरिक भारत में तो नहीं रह सकता है जी, चाहे वो कैसे भी करे। और दूसरी बात, ये तो हास्यास्पद है कि आप जो फार्म भरवा रहे हैं, तथाकथित जो फार्म है, अब तो आ रहा है कि जो फर्जी ढंग से बताया जा रहा है कि सादे फार्म दस्तखत नाम लिख लिया और उसको लाके जमा कर लिया, उसमें कुछ भरा ही नहीं है। ये सारी बातें भी हो रही हैं। तो लेकिन अगर ये है तो फिर बहुत चिंताजनक है।
आप इसका मतलब कि आप लोकतंत्र को, मतलब जो एक बार बार मोदी जी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि साहब आपातकाल में संविधान की हत्या हुई थी, तो आप तो लगातार हत्या कर रहे हैं हर मामले में। एक आदमी का जो मौलिक अधिकार है वोट देने का, मतदाता सूची बनी हुई है, तो अभी तो पुनरीक्षण हुआ था ना उसका भाई। 2024 में लोकसभा के चुनाव कराए गए उसी मतदाता सूची पे, और फिर फरवरी में उसका संशोधित रूप आ गया है, तो आप चुनाव कराइए उस पर क्या प्रॉब्लम है। उसमें कुछ डिलीशन और एडिशन हो सकता है, किसी की मृत्यु हो गई है या कोई नहीं रह रहा है या कोई 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है, तो आप उसका एडिशन कर सकते हैं, या कोई अगर नहीं है तो उसके रिलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो टाइमिंग है, समय है, उसको देखते हुए लगता है कि दाल में काला नहीं है, लगता पूरी दाल ही काली है। कहीं ना कहीं ऐसा है, क्योंकि आप डरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो हमने हरियाणा में जीत लिया, महाराष्ट्र में जीत लिया, दिल्ली में जीत लिया, तो वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो हमारा है वो बिहार और बंगाल को रोकते हुए चला है। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिहार में और बंगाल से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहीं नहीं लग रहा है कि भाजपा किसी ढंग से भी सत्ता में आ सकती है। तो शायद उसकी जुगत के लिए अगर ये सब काम किया जा रहा है तो माफ कीजिएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ नहीं बल्कि बहुत ही अशुभ है। अशुभ है, घातक है, ये कह सकते हैं। ये घातक भी है, अशुभ शुभ की तो बात अलग है, शुद्ध घातक भी है, ये घातक है। ये आप कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रफुल्ल कोलखियान जी, आपके पास आना चाहता हूं, ज़रा आपसे भी समझूं कि क्या यहाँ जो अब विपक्ष, देखिए हम लोग चुनाव आयोग की बात तो खूब कर रहे हैं और करते रहेंगे, चुनाव आयोग पे बातें होंगी और होनी भी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो कर रहा है, तेजस्वी यादव के बयान को भी आपने सुना, जो कॉन्फिडेंस बोल रहा है तेजस्वी यादव का, फिर जैसे पूर्णिया में एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों को जलाकर मार दिया गया, वहाँ पर सीधे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष पहुँचे हैं आदिवासी मोर्चा के, और राहुल गांधी ने इसको संज्ञान में लिया, राहुल गांधी ने उस परिवार से बात की है। ये बिहार फोकस्ड राजनीति तो अभी करनी भी पड़ेगी और बहुत अच्छा है कि कर रहे हैं, लेकिन कितना दबाव बना पा रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर, कितना दबाव सत्ता पक्ष के ऊपर, जितना दबाव बनेगा ये तय माना जाए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी दबाव बनेगा। इस राजनीति में अभी तक विपक्ष को कहां आप देखते हैं? धन्यवाद सर। ये 15 जुलाई को जो सीपीपी की मीटिंग होने जा रही है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें व्यापक रूप से इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। कुछ एजेंडा तो पब्लिक में है, कुछ एजेंडा पब्लिक में। सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई है जी, तो कांग्रेस तो नेता है उनकी, तो वही बैठक वही बुलाएंगे जी, बिल्कुल जी। तो सीपीपी की जो बैठक हो रही है उसमें जो उसके जो कुछ एजेंडा है जो इन पब्लिक होंगे, और कुछ एजेंडा ऐसे होंगे जो सेक्रेट होंगे और पॉलिटिकल कारणों से ये स्ट्रेटेजिक। देखिए बिहार में जो अभी स्थिति है वो एनार्की नहीं है, वो स्टेटलेस सिचुएशन है। एनार्की एक अलग स्थिति होती है और स्टेटलेस सिचुएशन एक अलग स्थिति है। वहां जो है सो राज्य की शून्यता है, राज्य शून्य हो गया है। और ये तमाम, और मुझे तो ये डर है कि विपरीत परिस्थिति में जा करके जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, मुझे तो कई बार ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चाणक्य जो मस्तिष्क है, चाणक्य मस्तिष्क, कभी जो कहा ही जाता है कौटिल्य, उनको वो सीधे रास्ते नहीं सोचते हैं। हमको तो ये भी लगता है कि ये स्टेटलेसनेस से वो ऐसा एविडेंस प्रोक्योर कर रहे हैं, ऐसे साक्ष्य जुटा रहे हैं जो ये साबित कर दे कि बिहार में चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है। और ये एक भयानक होगा, ये बता देंगे कि बिहार में चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है, स्टेटलेस सिचुएशन है। अब देखिए कि एनडीए के घटक दल भी बोलने लगे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा सो तो कहा ही, वो तो विपक्ष में है तो कहेंगे ही। अब चिराग पासवान भी बोलने लगे हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता भी बोलने लगे हैं और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाने लगे हैं। यहाँ तक कि दबे छिपे बीजेपी वाले लोग भी जेडीयू पार्टी के सरकार पर तो नहीं लेकिन पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मांझी जी चुप हैं। तो ये जो सिचुएशन है, एक तो ये भयानक है। दूसरी बात, सरकारी विभाग काम कैसे करते हैं। एक चुटकुले की तरह ये बात है कि मंत्री जी उस जमाने में लिखते थे पहले फाइल पर
नॉट अप्रूव्ड, NOT नॉट अप्रूव्ड। और बाद में जब मामला सेटल हो जाता था तो उसमें एक ई जोड़ देते थे तो हो जाता था कि नोट अप्रूव्ड। तो सरकारी विभाग तो ऐसे काम करते हैं, ऐसे पाला बदलते हैं, और ये सब किरानी बुद्धि से बात चलती है। जो नौकरशाही को, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनको जितना उच्चाशय होना चाहिए, जिनको व्यापकता से और उदारता से जनहित में सोचना चाहिए, सोचने वाले न ब्यूरोक्रेसी में है और न वहाँ पर है। ये सूत्र क्या होता है? सूत्र को प्रकट नहीं करने के लिए एक छूट दी गई थी ताकि आप सही सटीक खबर भेजें। तो सूत्र ये बताते हैं। सूत्र कैसे होते हैं? कुलदीप नैयर ने शायद महावीर प्रसाद त्यागी का या किसी का, मुझे नाम याद नहीं रहा, मंत्री का इस्तीफा वो टाइप करके गए थे, तो उन्होंने अपने अखबार में छाप दिया। वो नेहरू जी को देने के लिए गए थे, तो नेहरू जी ने उन्हें मना कर दिया और इस्तीफा कहा कि वापस ले लो। लेकिन हूबहू वही इस्तीफा कुलदीप नैयर ने छाप दिया था। अब जब कुलदीप नैयर ने छाप दिया तो नेहरू जी बड़े नाराज हुए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम मेरे पास आए थे और फिर तुमने इस्तीफा को लीक कर दिया। उन्होंने सूत्र के हवाले से कैसे छापा? तो उन्होंने कैसे छापा था कि वहां जो प्यून था मंत्री जी के उस दफ्तर में, उस प्यून को कहा कि प्यून ने उनको बताया था, वो सूत्र था कि वो कुछ अपने से टाइप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसका कोई कॉपी है क्या? बोले कॉपी नहीं है। तो बोले ठीक है, कॉपी भी वो ले गए हैं। तो कहा कि उसका कार्बन ले आओ। तो जब वो कार्बन लाए तो कार्बन को उन्होंने सामने रख करके उसको फिर से ट्रांसक्राइब किया और देखा कि उसकी भाषा क्या थी। तो सूत्र ऐसा होता है, मन से सूत्र नहीं निकलता है। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि 3 तरह के सूत्र होते हैं। एक मकड़ा वाला सूत्र होता है जो अपने भीतर से ही निकलता है, वो कहीं बाहर से कुछ लेता होता नहीं है, अपने भीतर से ही वो निकलता है। और एक होता है चीटी वाला, जो यहाँ से उठाया और वहां डाल दिया बिना कोई परिवर्तन के, किसी ने कहा और पहुंचा दिया। और तीसरा होता है मधुमक्खी की तरह की, कहीं से कुछ संग्रह किया और उसका विश्लेषण करके उसका सार्थक अर्थ निकाला, प्रासंगिक अर्थ निकाला और रखा। तो सूत्र तो 3 तरह से काम करते हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, मैं वो शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो है वही, ये सूत्र नहीं है, वही है जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। वे राजनेता हैं, वे कह सकते हैं। मुझे इतनी छूट नहीं है कि मैं उस बात को कर सकूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बार बार इस चुनाव को लेकर के जिस ढंग की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है, और अभी जब निकम की बात सर आपने कही, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जा रहा है। हमारे देश में तो विनोद राय सम्मानित हुए सर जी। CAG की रिपोर्ट में नोशनल, जिसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस, कि ऐसा होता तो ऐसा होता, गालिब का एक शेर है, यूं होता तो यूं होता। अगर आपने यह नहीं किया होता, यह किया होता, मैंने मछली का व्यवसाय नहीं करके अंडे का व्यवसाय किया होता 15,000 रुपये में, तो मुझे 20,000 10,000 रुपया का फायदा होता है, 5,000 का होता। मछली का किया मैंने तो मुझे 3,000 का ही फायदा हुआ, तो 2,000 मैंने लॉस करा दिया। नहीं, आपने अच्छा उदाहरण नहीं दिया। आपने अगर बचपन में चाय बेची होती तो आज आप भी प्रधानमंत्री होते जी। तो ये होता है नोशनल कैलकुलेशन। इसको CAG अपनी रिपोर्ट में इतना हाईलाइट करे और बाद में उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े इसके लिए। तो सूत्र आज से नहीं, सूत्र कब से बलवती हो गए हैं और इन सूत्रों में उलझ करके रह गए हैं। ये अपने अंदर से ही ये निकलता है सर। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि वैश्विक परिस्थिति भी बहुत तेजी से बदल रही है और देश की परिस्थिति भी बहुत तेजी से बदल रही है। अभी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में की जो मीटिंग होगी, उसमें बिहार चुनाव के आयोग, वैश्विक परिस्थिति पर उनकी नजर होगी, और जाहिर है कि बिहार के चुनाव और चुनाव आयोग के कारनामे तो होंगे ही, और पार्लियामेंट की रणनीति भी इसी मीटिंग में तय होगी कि पार्लियामेंट में किस ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे बिल आ सकते हैं जो हमें चौंका देंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें चौंका सकती है, क्योंकि ये सरकार चौंकाने में बहुत यकीन करती है। और जाहिर है को क्या बिल हो सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा हो ही सकता है, और जिस ढंग से वो उस पर चर्चा वगैरह करवा रहे हैं तो उससे ये हो सकता है। चुनाव आयोग ने जो लीगल जो अपना ये ओपिनियन ले रहा है, दिस इज ए वेरी क्लेवर, और जिसको बोलते हैं कि एक इस तरह का वो इंटरव्यू दिए हैं, शायद इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि लीगल सेल से हम कंसल्ट कर रहे हैं।
वो एफिडेविट लिखने के लिए लीगल सेल से कंसल्ट कर रहे हैं। लीगल सेल उनका गवर्नमेंट सेल हो सकता है, गवर्नमेंट से डायरेक्शन चाह रहे हैं कि इस पर किस तरह का रुख अख्तियार किया जाए, हेड ऑन लिया जाए कि मान लिया जाए। तो ये वो लीगल सेल भी अधिकारियों का एक क्या उसको बोलते हैं कि सूत्र होता है। जब आरटीआई आया सर, आप जानते होंगे, अफसर लोग जानते हैं कि जब आरटीआई आया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं पूरा मांगता था तो पूरी नोटिंग मांगता था। तो उस नोटिंग में क्या होता था, कुछ लोग इस पक्ष में लिखे थे और कुछ लोग उस पक्ष में लिखते थे, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। अधिकारियों ने क्या होशियारी की कि किसी भी महत्वपूर्ण पर फैसला करना है तो एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुला ली, जो उस नोट में इन्वॉल्व होंगे उनको, और एक निर्णय कर लिया कि इस तरह की नोटिंग होनी चाहिए। तो जो बेस लेवल पर नोटिंग होती थी, बाकी लोग उसी में XY लिख करके हाँ अप्रूव एज प्रपोज करके भेज देते थे। तो अगर आरटीआई से मांगता था तो उसको कहीं कोई अंतर विरोध नहीं दिखता था। आज अगर चुनाव, तो पारदर्शिता कहाँ रही, मिली भगत तो ही हो गई। मैंने अपने इंडिपेंडेंट माइंड से लिखा नहीं। तो अभी जो चुनाव आयोग में अगर कोई नोटिंग वगैरह होगा, इनको कैसे पता चल गया कि इतने लोग नेपाली हैं? इनको तो अधिकार भी नहीं है। अगर सूत्र इनका हवाला देता है, सूत्र को तो यह भी पता नहीं है कि हवाला चुनाव आयोग का देना चाहिए कि गृह मंत्रालय का देना चाहिए। अब कोई आपके जैसा बड़ा पत्रकार पूछ देगा कि अगर ऐसा कुछ संदेहास्पद था तो कितने मामले को रेफर किया गया गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय ने इस पर क्या कार्रवाई की, और कैसे इतना जल्दी आपको पता चल गया देखते ही ये सब के सब बाहरी। असल में फर्जी का कारोबार सरकारी स्तर पर ही फर्जी होने लगे तो बड़ा मुश्किल है। वो जमाना गया जब लोग कहते थे कि सरकार ने हिसाब करके अगर पैसा दिया है तो एक पैसा न कम देगा न एक पैसा ज्यादा देगा जी। आजकल वो जमाना नहीं रहा सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फर्जीवाड़ा और इन सब की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश का एक फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। और कल हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे जब श्रवण गर्ग साहब थे हमारे साथ, और उन्होंने इस बात को पहले हम लोगों के सामने रख कर ये बताया था कि मध्य प्रदेश में हुआ क्या था। चुनाव से पहले वहाँ जो वोटर लिस्ट तैयार हुई थी, जो वोटर लिस्ट तैयार किया गया था, उस वोटर लिस्ट में 1696 पते ऐसे थे जिसमें 101 ही, मतलब एक एड्रेस 16, लगभग 1700 एड्रेस ऐसा है जिसमें एक ही एड्रेस पे 100 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। लगभग 8 लाख। और ये कोई सूत्र नहीं है, ये विज्ञप्ति है चुनाव आयोग की, ये विज्ञप्ति है। तो चुनाव आयोग महोदय, जो आयुक्त महोदय कह दूं, आयोग ही कहा करता हूं मैं, लेकिन आयुक्त महोदय कम से कम आप बिहार में भी ऐसी विज्ञप्ति जारी कर दीजिए कि हमने इतने रोहिंग्याओं को पकड़ लिया, इतने बांग्लादेशियों को पकड़ लिया, इतने नेपालियों को पकड़ लिया, कर दीजिए। ये तो आपकी पोल खोल रही है, आपने अपनी पोल खुद खोली है, या आप लोग वहां से ट्रांसफर होंगे या सस्पेंड होंगे, ये तो आप लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली वहां के निर्वाचन आयोग ने, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने। लाखों वोटर वहां फर्जी हो सकते हैं और इस आधार पे आपने लोकसभा का चुनाव करवा दिया और 2023 का विधानसभा चुनाव करवा दिया। वहां पे एक पते पे, एक एड्रेस पर 100 वोटर रजिस्टर्ड, ऐसे एड्रेस 1700 हैं। 8 लाख वोटर्स, 8 लाख एड्रेस ऐसे हैं। एग्जैक्ट फिगर 7,95,545, 7,95,545 एड्रेस ऐसे हैं जिसमें 11 से 20 वोटर एक ही पते पे हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 लाख मल्टीप्लाई इंटू अगर 15 वोटर भी एक पता पर, तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर क्या गलत बोला कि एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर आ गए। ऐसे ही 67,741 यानी लगभग 68,000 एड्रेस ऐसे हैं जहां 21 से 30 वोटर हैं एक एक पते पे। ऐसे एड्रेस 68,000। लगभग 9,500 एड्रेस ऐसे हैं जहां 31 से 40 वोटर हैं एक पते पे। मल्टीप्लाई करते जाइए। 2,354 एड्रेस ऐसे हैं जहां 41 से 50 वोटर हैं एक एड्रेस पे। इतना फर्जीवाड़ा। आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम सब रहते हैं। एक एड्रेस पे एक परिवार में कितने लोग होंगे?
5 लोग, 7 लोग, 10 लोग। ज्वाइंट फैमिली नहीं आज की तारीख में, इससे ज्यादा होंगे। या 100 लोग, 50 लोग एक एड्रेस पे, 40 लोग एक एड्रेस पे। यह है फर्जीवाड़ा, और इसकी पोल खोल खुद कर रहा है। यह बात खुद चुनाव आयोग कह रहा है, हम आप नहीं कह रहे हैं। यहां कोई हमारा वो तीनों सूत्र में से कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है यहां पे। यहां डायरेक्ट है जो पब्लिक तक है। अब घर घर जाएंगे, फर्जी नामों का वेरिफिकेशन होगा, काम तो हो गया है। क्योंकि अब अगला चुनाव 2028 में होना है, विधानसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव 2029 में होना है, तब तक कोई और खेल होगा। उससे पहले SIR लेके आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने उस खबर को देख ली, हमने अभी बता भी दिया, आपने भी, प्रशांत जी ने भी और जयशंकर जी ने भी ये बातें रखी हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को विपक्ष कितना समझ रहा है, या महाराष्ट्र में जो हुआ उसको पकड़ के जो बैठे हुए हैं राहुल गांधी, उसमें राहुल गांधी को या विपक्ष को कितनी सफलता मिलेगी? बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, सुनवाई हो रही है, लेकिन वहां पर काम भी उसी हिसाब से चल रहा है बिहार में। क्या यहां कोई सफलता मिली है विपक्ष को? राजीव जी, अभी तक सफलता सिर्फ इतनी मिली है कि जनता के बीच ये बात चली गई है कि बीजेपी चोरी से चुनाव जीत रही है और इस चोरी में चुनाव आयोग बराबर का शरीक। इससे ज्यादा अभी कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। बस जनता के बीच संदेश पहुंच गया है। कानूनी तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि जिस तरीके से सुनवाई हुई और जो सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और अब जब अगली सुनवाई होगी तब उस पर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए थे उसके चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट उन सवालों पर टिका रहता है कि नहीं टिका रहता है। ये महत्वपूर्ण बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को जब सुनेगा और जब अपना फैसला देगा, तब उसने जो सवाल उठाए थे 10 जुलाई को, वो सवाल कहाँ तक पहुंचे, और क्या जस्टिस सुभाष दूलिया को कागज मिल गए कि नहीं मिल गए, जो उन्होंने कहा था कि मैं भी नहीं दे सकता, ये 28 जुलाई को मालूम पड़ेगा। तो 28 जुलाई को जो फैसला आएगा उसके बाद मालूम पड़ता है क्या जीत है और क्या हार है। फिलहाल चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और जो जिस तरीके से काम कर रहा है, जो वीडियो सब सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग की दिलचस्पी इसमें सिर्फ ये है कि किसी तरीके से फॉर्म उल्टे सीधे कैसे भी जमा कर ली जाए, उसका फिर वो बाद में जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो ये लंबा षड्यंत्र दिखाई पड़ता है, और ये लंबा खेल शायद समझ में तो आ रहा है विपक्ष को, लेकिन उसकी काट क्या है, अब ये काट विपक्ष को देखनी होगी। क्योंकि इसका सिर्फ एक रास्ता जो है वो अब जो बचता है वो सुप्रीम कोर्ट बचता है, और सुप्रीम कोर्ट में कितनी शक्ति बची है ये भी देखना होगा। ये राजीव जी 28 जुलाई को जो बहस होनी है, ये सिर्फ इस पर बहस नहीं है कि चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है और जनता के अधिकार क्या है। ये इस बात की भी परीक्षा होनी है कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत कितनी बची है, और सुप्रीम कोर्ट सरकार के सामने खड़ा हो पाता है कि नहीं खड़ा हो पाता है, ये इसकी भी परीक्षा होनी है। क्योंकि चुनाव आयोग एकदम बिल्कुल संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट संविधान के, और सुप्रीम कोर्ट के आज की तारीख में जो CJI हैं, गवई साहब, BR गवई, वो कहते हैं कि हम संवैधानिक पहलुओं को, कानूनी पक्ष को जांचते हैं, परखते हैं, और अभी टिप्पणी हम ना करें। कोई केस अगर ऑलरेडी है वहाँ पे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें हम क्यों कह दें अभी से कि वो सरकार के आगे झुक रहा है। चुनाव आयोग झुकता हुआ दिखाई देता है, ये कहने में दो राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला है, इस पे कोई, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चूंकि विपक्ष की जो याचिकाएं आई हैं, जितनी भी याचिकाएं आई हैं, याचिकाकर्ताओं ने हमसे यानी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्टे की डिमांड नहीं की है। ये रोक लगाने की डिमांड नहीं थी, इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन हम ये सजेशन दे रहे हैं, लिखित तौर पर सजेशन दे रहे हैं कि आप इन 3 बिंदुओं को, 3 डॉक्यूमेंट्स को, पहचान पत्रों को, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें राशन कार्ड है और वोटर ID कार्ड है, इन तीनों को उसमें शामिल करें, ये कहा है। आगे हम 28 तारीख तक इंतजार करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग भी कई बार टिप्पणी में थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते हैं, मतलब विशफुल थिंकिंग में चले जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, बस और कोई बात नहीं है। आगे अपनी बात रखिए। हाँ, बिल्कुल राजीव जी, चूंकि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आशाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो यही है कि संविधान का कस्टोडियन और संविधान का उल्लंघन अगर कोई एक संवैधानिक संस्था कर रही है तो उसको रोकने का दायित्व भी अब सुप्रीम कोर्ट का है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आशा है कि अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या आगे कार्रवाई करता है, ये देखने वाली चीज है। तो ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट से आशा ये है, और यही सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है कि एक संवैधानिक संस्था संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रही है। तो इस पर अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से संविधान का रक्षा करता है, उसकी संविधान की रक्षा करता है, ये देखने वाली चीज होगी। बाकी जजों की अपनी निजी क्या टिप्पणियां हैं, उन पर कोई बहस नहीं है, सबके निजी अपने विचार है, कोई कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई बहस है ही नहीं, वो कौन क्या कह रहा है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ही सवाल किया कि भाई ये जो कागजात आप मांग रहे हैं, ये 11 कागजात में से एक भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप जो 3 और कागज है उनको आप क्यों नहीं मान रहे हैं, और नागरिकता जांचना आपका काम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो इसलिए अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर चुका है, उस टिप्पणी पे सुप्रीम कोर्ट आगे क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली चीज होगी। और इसमें आप जस्टिस धूलिया की वो टिप्पणी मत वो कीजिए, भूलिए। जस्टिस धूलिया की जो टिप्पणी है वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जो कह रहे हैं कि इनमें से अगर आप मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस धूलिया ने जो कहा था कि जो वो कागज मैं नहीं दे सकता हूं, तो अब वो क्या परिस्थितियां ऐसी पैदा हो सकती हैं कि वो कागज मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की राजी थी कि ये कागज मैं नहीं दे सकता अगर मुझसे मांगे जाए। तो ये बहुत गंभीर मसला है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आशा ये है कि संविधान का कस्टोडियन है, तो संविधान का कस्टोडियन का दायित्व सुप्रीम कोर्ट को निभाना है। और ये आरोप है कि चुनाव आयोग को शक्तियां हैं SIR करने की, लेकिन वो SIR के बहाने कर क्या रहा है, जैसा कि गोपाल शंकर नारायण ने कहा शुरुआत में कि हम उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे कि वो SIR कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन जो तरीका वो अपना रहा है और जो कागजात वो मांग रहा है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के वकील ने खुद कह दिया है कि साहब नागरिकता जांच रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस आप नागरिकता जांच रहे हैं, जो आपका अधिकार नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज ने टिप्पणी की। तो राजीव जी, ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो विपक्ष को भी अब जो करना है वो सुप्रीम कोर्ट में ही मुझे लगता है सत्याग्रह करना होगा, और उसके बाद फिर कोई रास्ता बचता है तो आंदोलन का बचता है, क्या बचता है, चूंकि जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई है चुनाव आयोग ने, और ये जस्टिस धूलिया की टिप्पणी भी थी कि आप इसको ये चाहते हैं कि अभी ना रोका जाए और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए, फिर आप कहें कि अब सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता चूंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आप इसको नोटिफिकेशन जारी होने तक आप इसको खींचना चाहते हैं। तो जो षड्यंत्र चुनाव की तरफ से रचा जा रहा है उसको देखने की आवश्यकता है। तो विपक्ष को 28 जुलाई की बहस में ये बात कहनी होगी कि चुनाव आयोग 28 तारीख को फैसला दे और चुनाव आयोग को ये मोहलत कतई ना दे कि वो इसको नोटिफिकेशन तक जाकर खींच के ले जा पाए। वही हार जीत सारी राजीव जी तय होनी है। अगर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया जाता है कि नोटिफिकेशन तक वो नहीं जा पाएगा तो जीत है, वरना भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए अपना इंतजाम कर चुकी है, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उन तमाम मसलों को, तमाम बातों को समझ रहा है और उन बातों का जिक्र भी कर रहा है। इस पूरी बहस चली है, उस पूरी बहस को, लगभग 3 घंटे की बहस थी, उस 3 घंटे की बहस को हम लोगों ने लाइव एक एक दलील को हमने अपने दर्शकों के बीच पहुँचाया था, हिंदी में, बिल्कुल उसको सामान्य हिंदी में, सामान्य भाषा में पहुँचाने की कोशिश की थी। इसलिए वो उस समय किसने क्या बहस की, किस जज ने क्या बोला और किस वकील ने क्या दलील वहाँ दी, सब कुछ एक तरह से रट गया है प्रशांत जी। और उन सब में लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दोनों जजों की जो बेंच है, उनकी बातें, और वो अब हो सकता है 28 तारीख को वो बात देखेंगे कि और कहाँ किस दिशा में वो बात जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर बिहार के हिसाब से, बिहार में जो चल रहा है, BLO बिहार में 80.11% कल की तारीख में फॉर्म जमा हो गए, अपलोड हो गए, ये सब बताया। मतलब 6 करोड़ 32 लाख फॉर्म आपने जमा कर लिए हैं, ये सब कुछ बताया जा रहा है। ये भी खबर आ रही है कि जो भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसी को रख के, आपके पास अगर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, हम आप जमा कर देंगे 30 दिन में या 45 दिन में। सारी चीज़ें थोड़ा सा उसको अगर उसमें ढील देने की कोशिश हुई है, लेकिन यहाँ पर ये सारे प्रोसेस जो एक चादर की तरह ढकते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपकी ही बातों पे आना चाहता हूं प्रशांत जी, कि खेल तो तब भी हो रहा है, ये माना जाए। चिंता का विषय राजीव जी यही है कि
आप ये देखिए, आप दोनों दो मुकदमों को कंपेयर कीजिए। एक वक्फ बोर्ड का, वक्फ का मामला आया, वक्फ बिल का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी था। बेंच ने कहा, जजेस ने कहा कि हम स्टे करेंगे ये तीन चार प्राविधान को। तो वहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या किया, साहब आप स्टे मत कीजिए, हम अंडरटेकिंग देते हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं जी कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। तो क्या राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग के वकील थे, उनके पास ये विकल्प नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे रहा था? हाईएस्ट कोर्ट की तरफ सुझाव आ रहा है और उनके वकील साहब को के सामने ये ऑप्शन नहीं था कि लॉर्डशिप हम इसको कर लेते हैं, अच्छा सुझाव है। ये फर्क है। देखिए, मामला नियत का है, इंटेंट का है असली मामला। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा क्या था? 8 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों का मामला है, वोट देने का अधिकार का। और उससे भी बड़ा एक मामला कि 8 करोड़ लोगों की भारतीय नागरिक होने पर संदेह है, उनको साबित करना है। और उस मामले को ले कौन गया? देश का पूरा विपक्ष, जो लोकसभा में 234 है और बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है गठबंधन के साथ, वो 240 है। तो लोकसभा में 234 मेंबर वाला इंडिया गठबंधन, जिसकी कई राज्यों में सरकारें हैं, तमाम राज्यों में विपक्ष में है, वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गई। तो जितना ये गंभीर मामला था और कितना वो अर्जेंट कॉल था, उस अर्जेंट कॉल पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में इस अर्जेंसी को और इसकी जो व्यापकता है कि मामला क्या है, कौन लोग गए हैं, कितना गंभीर है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जब अगली सुनवाई होगी तो इस पूरी गंभीरता को जो है उसका जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अगर नियत होती, अगर इंटेंट होता, तो वो अब तक कर चुके होते। कि आज तीसरा दिन है राजीव जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव आया है, हम सुझाव का स्वागत करते हैं और हम इसको कर रहे हैं। उनको करना ही नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं करना है उनको। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे होते तो उसी वक्त कर देते, जैसे वक्फ बिल पे मान गए, तुरंत मान गए। तो ये एक मामला है जो कि बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट को, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी गंभीरता को समझेगा कि एक पूरा प्रदेश, 8 करोड़ लोगों का मौलिक अधिकारों का सवाल है जी। और उस मौलिक अधिकार का सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं? जो जनता के नुमाइंदे हैं। 234 है लोकसभा में, भारत का पूरा समूचा विपक्ष है वहां पे, कुछ बी टीम वगैरह को छोड़ के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत गंभीर मामला है। और जहां तक रोहिंग्या की बात है, जरा वो भी बात कर दे जो झूठ फैलाया जाता है। मैं भारत सरकार की फिगर्स कोट कर रहा हूं राजीव। 22,500 रोहिंग्या इस देश में हैं, सरकार का मानना है 22,500 जी, इनको शरण दी गई है। सरकार का यह भी मानना है कि लगभग 40,000 रोहिंग्या इलीगल भी हैं। जिन राज्यों का सरकार ने जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में, उसमें बिहार नहीं है, उसमें असम है, उसमें वेस्ट बंगाल है, जम्मू कश्मीर है। तो अब आप ये बताइए कि 40,000 रोहिंग्या
देश के 5-6 राज्यों में अगर इलीगल हैं भी, सरकार की माने हम कोई सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं, तो 40,000 रोहिंग्या अगर अलग अलग वितरित हैं, उसमें से मान लीजिए कि 5,000, 6,000, 10,000 भी बिहार में है, तो क्या वो 8 करोड़ के मतदाता वाले बिहार का चुनाव परिणाम प्रभावित कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि वो इन्फिल्ट्रेट हो भी जाएं वोटर लिस्ट में, तो ये लॉजिकल नहीं है। ये तमाम सारी बातें सूत्रों के हवाले से जो आती है वो लॉजिकल नहीं है। तो सरकार कहती कि 22,500 रोहिंग्या इस देश में जी, और दुनिया भर की बातें उस नफरत वाले मीडिया में होती हैं। एक भी अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया था और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन पिटिशनर्स की, मैं वहां था। एक भी रोहिंग्या के खिलाफ FIR नहीं है, नॉट ए सिंगल FIR पूरे देश में, किसी राज्य में। तो आप विदेशी नागरिक अगर इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, पहली बात जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। दूसरी बात, क्यों कितने हैं, क्या वो आपकी पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में है? जो संख्या भारत सरकार बता रही है उसके हिसाब से तो नहीं है। और एक आखिरी बात, जो देखिए इस वक्त देश की स्थिति पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग एक जिस तरीके से काम कर रहा है हमारे सामने है। एक मीडिया है जो रोज समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करता है, झूठी खबरें फैलाता है, भारत की जो है भारत का सम्मान और क्रेडिबिलिटी घटा दी पूरी दुनिया में। जिस तरीके की वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रिपोर्टिंग की है और गलत सलत सूचनाएं दी हैं, पूरा मजाक उड़ा पूरी दुनिया में भारत के मीडिया का। इस मीडिया के बारे में और जिस तरीके की सरकार चल रही है, बहुत असामान्य सरकार है। देखिए डेमोक्रेसी है राजीव जी, कभी कोई विचारधारा के लोग सत्ता में आए, कभी कोई विचारधारा के लोग आएंगे, हम सब मानते हैं इस बात को। कोई दक्षिण पंथ आएगा, कभी कोई जो है वो लिबरल आएगा, कभी कोई कांग्रेस पार्टी आएगी, अलग अलग विचारधारा के लोग, कोई समाजवादी आएंगे, पीछे आए भी हैं, तमाम विचारधारा के लोग आएंगे। लेकिन अभी जो सत्ता चलाने का तरीका है वो किसी विचारधारा का नहीं दिखाई देता है। वो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ चल रहा है। बोलने की आज़ादी पर रोक है, इसको ब्लॉक कर दो, इसको बैन कर दो, संस्थाओं को निस्ताबूत कर दो, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, चुनाव आयोग को पंगु बना दो, ये सब चीज चल रही। ऐसे समय में अगर तेजस्वी यादव इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और मैं दोहरा दूं कि सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, उस मीडिया के लिए कह रहे हैं जो दंगाई है, जो समाज में नफरत फैलाता है, तो इसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये अब शर्म का, लिहाज का पर्दा हटाना पड़ेगा विपक्ष को भी, क्योंकि बहुत असामान्य स्थिति है। ये लिंच मॉब की तरीके से बिहेव कर रहा है ये मीडिया, और ये संस्थाएं मूक दर्शक हैं। अगर संवैधानिक संकट है इस देश में, तो बहुत मर्यादा में रहकर और नपे तुले शब्दों में बात करके तो बात नहीं बनेगी। वो शैली तो वही अपनानी पड़ेगी सबको जो तेजस्वी यादव ने अपनाई है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ से ये देखा जा रहा है कि लगातार जयशंकर जी कुछ चीज़ें मीडिया में फ्लोट करवाई जाती हैं कहीं और से, और वो मीडिया सूत्र के हिसाब से बोलता है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है। ये तो देख ही रहे हैं हम लोग, और ये एक प्रैक्टिस में है ऑलरेडी। पिछले 10 साल से इस प्रैक्टिस को हम लोग देख रहे हैं बहुत मजबूत होते हुए, और उसी में ये सारी बातें भी हो रही हैं। कैसे फ्लोट करते हैं, कैसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाते हैं। मतलब यहाँ किसी न किसी रूप से उन बातों को, उन गलत तथ्यों को पेश किया जा रहा है जो
समाज को प्रभावित करता है, राजनीति को भी प्रभावित करता है। खासकर विपक्ष की राजनीति को कमज़ोर करने की कोशिश इसके ज़रिए करता है सत्ता पक्ष, वो दिख रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक तरफ महाराष्ट्र के चुनाव की पोल खोल लगातार करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में वही काम दोहराया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर कैसे लगाम लगे? आखिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाना मात्र एक रास्ता हो सकता है, या ये यहाँ पे बिल्कुल ही अब हम लोग अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो हम लोग भी ये माने कि बिहार में जो खेल करना चाहता है चुनाव आयोग वो खेल हो चुका है, ये माना जाए? समझे सुविचारित रणनीति पे काम हो रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती है राजीव जी। और कारण बहुत साफ है कि भाई अगर जीत की संभावना नहीं दिखाई दे रही है किसी भी हालत में तो कुछ ऐसा करो। अब देखिए, ये कहने के लिए भले बांग्लादेशी, नेपाली, रोहिंग्या की बात कर रहे होंगे, लेकिन इनको ये खबर भी नहीं पहुंच पा रही है कि साहब इस बार माइनॉरिटी के सारे वोटर इंडिया गठबंधन के साथ होंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। पिछड़ी जातियों के लोग, दलित समाज के लोग इनके भुलावे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये सारे लोग राजद, कांग्रेस, CPIML, CPI और CPM के गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। तो इससे काट के लिए देखिए, रोहिंग्या का नाम तो लिया जा रहा है, अलग से बात है, लेकिन वो माइनॉरिटी के वोटर्स को बाहर करना चाहते हैं। जो OBC में जो तबका जो इनके साथ नहीं रहता है उसको ये लोग वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे वो जो सबूत मांग रहे हैं, जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, वो गरीब गुरबा के पास जो निरक्षर लोग हैं या उस ढंग से नहीं रखते, और हम लोग नहीं रखते हैं। अगर हमसे कोई हमारे पिताजी का मांग ले या हमारे दादाजी की मांग ले तो फिर तो बात ही दूसरी, हम पिताजी का भी नहीं दे पाएंगे। तो यही बात हर जगह है। तो ऐसे में अच्छा, जो चालाक लोग हैं अब उनसे मांगने की नहीं जरूरत भी नहीं है, वो अपना उनको घुसा लेंगे, चलेंगे भाई ये तो ठीक है, राष्ट्रवादी है यार, इनके लिए क्या दिक्कत है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं तो उनके है। अब अपोजिशन को देखिए, कहीं ना कहीं बताया मैंने कि संसद, विधानमंडल से लेकर सड़क तक अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। और दूसरी बात देखिए, जैसे सूत्र की बात कर रहे हैं, सूत्र को कुछ और कहा है तेजस्वी यादव ने, जैसा प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि खुल करके बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि बोलना नहीं चाहिए, बल्कि अदालत में घसीटना चाहिए। जिस दिन ये काम अपोजिशन के लोग करना शुरू कर देंगे कि भाई ये प्रूव करो जो आपने कहा है ना, क्योंकि जो सूत्र से काम चलता नहीं है। किसी ने, उन्होंने कहा है, इन्होंने, यहाँ तक है कि किसी का नाम लेकर के भी अगर आप कोई बयान देते हैं तो प्रूव करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर जयशंकर गुप्ता यहाँ कुछ कह रहे हैं तो आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि ये तो उन्होंने कहा है। भाई हमने दिखाया है ना, या हमने अखबार में छापा है ना, तो आपको करना होगा। तो अगर 2-4 मुकदमे हो जाए अपोजिशन की तरफ से, मीडिया के लोगों पर भी, जो भी हो, जो गलत बयानी करता है, चाहे वो राजनीतिक भी हो, चुनाव आयोग के लोग भी हैं, अगर इस तरह की बात करते हैं तो एक बार भाई आ जाओ अदालत में, बताओ तुम सही है क्या गलत है। तो ये चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, वो तो अंतिम जगह है, अंतिम रास्ता है जहाँ पे लोग न्याय की गुहार लेकर जाएंगे, जाते ही हैं। और कई बार मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, हमारी समझ से कुछ अलग भी होता है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन असली चीज है लोकतंत्र में जागरूक, सतर्क, सक्रिय विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हर कदम पे, चाहे सरकार का हो, चाहे चुनाव आयोग का हो, मतदाता सूचियों में हेरफेर का काम तो होता ही रहा है। हम तो आपको यहाँ तक बताए थे पहली बार जब हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में का चुनाव हो रहा था, तो मुरादाबाद शहर से कुछ मतदाताओं को हटा करके मुरादाबाद ग्रामीण में रख दिया था। नतीजा हुआ कि साहब मुरादाबाद ग्रामीण तो जीत गए, ज्यादा वोट से जीत गए, जो 10,000 जीते थे वो 25,000 जीत गए, लेकिन मुरादाबाद शहर की सीट हार गए, वो बीजेपी जीत के चली आई। अगर नहीं वहां से ट्रांसफर होते तो ग्रामीण भी अपोजिशन जीतता और मुरादाबाद शहर भी जीतता। तो इस तरह के खेल तो तमाम करते हैं। पोलिंग स्टेशन कहाँ से कहाँ कर देंगे, किसको प्रिसाइडिंग अफसर बनाएंगे, ये सारे कामों में अपोजिशन को रुचि लेकर के हम तो बार बार कहते हैं कि भाई आपका एक इलेक्शन सेल होना चाहिए, जो सबसे मजबूत सेल होना चाहिए, लीगल सेल और इलेक्शन सेल। ये हर पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में कोई भी हो, उनका एक बहुत मजबूत हथियार होना चाहिए।
वो जब सक्रिय रहेगा अपने ढंग से, जब मतदाता सूची बनना शुरू हुई है तब से लेकर के मतगणना तक उसकी सक्रियता रहनी चाहिए, उसको ज़्यादा महत्व भी मिलना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी चीज़ आपने जो बताया था शुरू में, तो मैं तो बड़ा नाउम्मीद हो गया भाई, उज्जवल निकम साहब को राज्यसभा में भेज दिया है। हमारे कितने पत्रकार भाई उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं 11 सालों से, 11 वर्षों से उसी में ढले हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि आप इस बार जरूर राज्यसभा में आ जाएंगे, इस बार जरूर राज्यसभा में आ जाएंगे। अब 4 लोग नाम आए, 4 में एक भी नाम किसी हमारे बड़े पत्रकार भाइयों का किसी का नहीं आया, जो भक्ति में, अंधभक्ति में सबसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। वो भाजपा के जो अंधभक्त होंगे उनसे भी ज्यादा अंधभक्त हो रहे हैं। इसके बावजूद किसी का नंबर नहीं लगा। इससे मुझे अपने मित्रों को लेकर के थोड़ी सी नाउम्मीदी हुई है राजीव जी। जी, मित्रों को लेकर नाउम्मीदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई लोग हैं ऐसे, लेकिन आना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास और ज़रा आपसे समझो, क्या खेला हो चुका है बिहार में, सीधे शब्दों में? नहीं सर, देखिए जैसा कि सर ने कहा कि सूत्र के बारे में, तो सूत्र तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। देखिए, सूत्र, दूत और संवाददाता ये अवध्य होते हैं और कई कारणों से अवध्य होते हैं, इसीलिए इनको घसीटिए उसीटिए नहीं, इनको रहने दीजिए। अभी मौसम खराब है इसलिए ये वो काम कर रहे हैं, जैसे प्रशांत सर ने इशारा किया या तेजस्वी यादव जी ने जो कहा, ये अवध्य होते हैं। देखिए सर, भाषा संस्कृति का अगर संदर्भ है तो चिराग जो दीपक जो होता है वह प्रकाश देता है, लेकिन जो दीपक प्रकाश न दे, बुझा हुआ दीपक भी दीपक ही कहलाता है, क्योंकि उसमें आज प्रकाश नहीं है तो कल प्रकाश की संभावना हो सकती है। इसीलिए बुझा हुआ दीपक भी दीपक ही कहलाता है, उससे अलग नहीं कुछ कहलाता है। अभी अमरेंद्र सर बोल रहे थे कि आंदोलन के एक रास्ता का वह संकेत कर रहे थे। मैं बाबा साहब की चेतावनी एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, मतदान का, वोट डालने का अधिकार एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसमें समानता का सिद्धांत लागू है। समानता का सिद्धांत हमारे जो संवैधानिक प्रतिज्ञा है इक्वालिटी की, वह सिर्फ और सिर्फ मतदान में लागू है। आर्थिक स्थिति में बढ़ती हुई विषमता देख ही रहे हैं, शिक्षा में क्या अवसर की असमानताएं देख ही रहे हैं, तो एक ही अवसर था। और अगर यह एक अवसर भी छीन लिया जाएगा या छिना जाएगा, तो आप देखिए कि बाबा साहब ने कहा था कि असमानता से पीड़ित लोग इस राजनीतिक लोकतंत्र को, जिसे हमारी संविधान सभा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, इसे छिन्न भिन्न कर देंगे। एक समानता का आधार बचा है और उस समानता के आधार से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये देखने की बात है। अभी कैसे मान लें कि खेल हो गया है, क्योंकि अभी तो मामला कोर्ट में है, उसके बाद फिर जनता के बीच में है। प्रशांत सर ने शायद कल कहा था कि चुनाव आयोग वर्सेस जनता है, चुनाव आयोग वर्सेस लोकतंत्र है या चुनाव। तो अभी खेल नहीं खत्म हो सकता है। अभी तो खेल, अगर यह खेल है तो अभी खेल शुरू है, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें रेफरी पहले भाग जाते हैं जी, जहाँ रेफरियों की जरूरत नहीं होती। तो मैं ये कह रहा था आपसे, तो उन्होंने जो ये बात कही थी, हमारे यहाँ जो भी नॉन स्टेट एक्टर इतने एक्टिव हो गए हैं, अब इतने सारे वॉलंटियर, कल बात हो रही थी कि इतने सारे लोग बीएलओ के साथ। देखिए, बीएलओ और बीएलए में अंतर है। बीएलओ तो सरकारी विभाग का आदमी होता है, बीएलए पॉलिटिकल पार्टी का। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन कहीं कहीं मैं देखता हूँ लोगों को कि वो बोलते हैं कि बीएलए पॉलिटिकल पार्टी लाता है, ये बीएलओ लाते हैं। बीएलओ नहीं, बीएलए लाते हैं, और राजद ने और दूसरे लोगों ने अपने बीएलओ का इंतजाम किया है जी। हमारे यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कई जगह देखता हूँ कि बीएलओ और बीएलए में लोग अंतर नहीं करते। इतने सारे बीएलए हैं, और अभी तो जब ये फैसला आएगा, चुनाव में लिस्ट निकलेगा, उसके बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है। इतना आसान है लोकतंत्र, बहुत कठिन है। जिस चीज को इन्होंने छेड़ा है, जिस
जिस छत्ते से मधु निकलता है उसी में मधुमक्खी भी रहा करती है। तो गलत जगह में हाथ डाल दिए, ऐसा न करें। संवैधानिक संस्था, मैं फिर कहूँ, एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था को जगह देती है कि आपका पाँव फंस गया है तो आप अपना पाँव निकालिए, उनको इशारा कर देती है। अब देखिए कि ये क्या करते हैं, ये पाँव निकालते हैं या उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए अगर यह खेल है तो खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। खेल अभी शुरू हुआ है और आगे देखते हैं कि कहां तक ये खेल आगे बढ़ता है। लेकिन चुनाव आयोग यहां मुश्किल में दिखाई देता है। लेकिन चुनाव आयोग मुश्किल में एक तरफ दिखता तो है, मगर खेल क्या होगा? क्या पहले से जो हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं वो एक अंदेशा है ऐसा कि शायद चुनाव की जो वोटर आईडी, जो वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और उस वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। क्या ऐसा होगा? अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है। चुनाव सुचारू ढंग से हो, पारदर्शी तरीके से हो, यही सब चाहते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर।